नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी का पार्ट 4 है, उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इसके अंदर, यदि मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो प्राणियों के वर्गीकरण में आप क्या क्या परेशानियां महसूस करेंगे। यानी मूलभूत लक्षण यानी जो कॉमन जो कैरेक्टर है वो अगर हमें पता ना हो तो हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का तो हमें क्या क्या दिक्कत आएगी वो इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो इसका उत्तर है, यदि हमें मूलभूत लक्षण ज्ञात नहीं है तो सभी जीवों को प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन करना संभव नहीं होगा। यानी अलग अलग जंतु जैसे कुत्ता अलग हो गया, बिल्ली अलग हो गया, तो अगर कॉमन कैरेक्टर हमें इनके पता नहीं है तो इनका अध्ययन करना अलग अलग का मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, जीवों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करना कठिन होगा। यानी कि एक जीव ए है और बी है, दोनों में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, कौन से कॉमन कैरेक्टर है जो इन दोनों को जोड़ते हैं। कॉमन कैरेक्टर ही नहीं पता तो हम आपस में जोड़ेंगे कैसे इसको। ठीक है। तीसरा, एक वर्ग के सभी जंतुओं को केवल एक या दो जीवों के अध्ययन से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं होगा। एक वर्ग है, एक वर्ग के अंदर, एक क्लास के अंदर बहुत सारे जंतु होंगे, तो एक एनिमल उठाएंगे, बहुत सारे एनिमल है, सबको छोड़ देंगे तो एक अकेले का अगर हम स्टडी करेंगे तो बाकी का पता नहीं चलेगा। बाकी का पता क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें कॉमन कैरेक्टर उनके पता नहीं है। और चौथा है, अन्य जंतु जातियों के विकास को नहीं ज्ञात किया जा सकता। विकास है यानी इवोल्यूशन है, विकास है ना इवोल्यूशन, उद्विकास है, इवोल्यूशन को हम नहीं समझ सकते कि पूर्ववर्ती जातियां कैसी थी, आगे इसमें क्या परिवर्तन होगा, तो इसके इवोल्यूशन को भी नहीं समझा जा सकता। तो ये कुछ परेशानियां हैं जो हमें मूलभूत लक्षण ज्ञात ना हो तो आएगी। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको एक नमूना स्पेसिमेन दिया गया है तो वर्गीकरण है तो क्या क्या कदम उठाएंगे। यानी आपको एक सैंपल दिया गया है, स्पेसिमेन दिया गया है, तो उसके वर्गीकरण के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। तो कदम इस प्रकार उठाएंगे, उसके लक्षण को निम्न आधार पर वर्गीकृत करेंगे। तो यानी हमारे पास एक स्पेसिमेन है, सैंपल है, सैंपल नहीं स्पेसिमेन कहेंगे इसको। ठीक है। तो संगठन के स्तर के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। संगठन का पैटर्न क्या है, उसकी सममिति या सिमेट्री क्या है, वो द्विकोरीय या त्रिकोरीय संगठन है, ये सब इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा उसकी देहगुहा है और परगुहा कैसी है, इसके बारे में हम लिखेंगे वर्गीकरण के तहत उस सैंपल की। और उस सैंपल के अंदर खंडीभवन यानी सेगमेंटेशन पाया जाता है या नहीं पाया जाता, ये कुछ लक्षण है जो उस सैंपल को हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। उस नमूने या सैंपल को डिसाइड करेंगे कि, कि ये लक्षण पाए उपस्थित है या नहीं है, कौन कौन से उपस्थित है और कौन कौन से नहीं है। ठीक है। इनमें से कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास कोई अज्ञात स्पेसिमेन है तो उसका हम वर्गीकरण कर लेंगे इन लक्षणों के आधार पर। अगला प्रश्न देखते हैं, देहगुहा और परगुहा का अध्ययन प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक होता है। तो देह भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसका उत्तर देखते हैं कि देहगुहा होती है, सिलोम होती है, वो देहगुहा एवं परगुहा है, वो प्राणियों के वर्गीकरण में किस प्रकार सहायक है, इसका उत्तर देखते हैं। तो देह भित्ति और देहगुहा की उपस्थिति और परगुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जीवों को 3 समूह में बांटते हैं। कौन कौन से? पहली कंडीशन ये है कि अगर मान लो कि देहगुहा जब मेसोडर्म से ढकी हो तब इसे सिलोम कहते हैं। जिन जंतुओं में सिलोम उपस्थित रहती है उन्हें कहते हैं सिलोमेट कहते हैं, जैसे एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा। ठीक है। तो ये कुछ जीव है जिनमें देहगुहा है वो मेसोडर्म से स्तरित रहती है, ढकी रहती है, और इसे सिलोम कहते हैं। और ये जंतु क्या कहलाते हैं? सिलोमेट। दूसरे इसमें कंडीशन हो जाएगी, कुछ जंतुओं में देहगुहा मेसोडर्म द्वारा स्तरित नहीं होती है ना, मेसोडर्म द्वारा ढकी नहीं होती, लेकिन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच छोटी छोटी गोलाकार आकृति में छितरा रहता है। ठीक है ना, देहगुहा। इस प्रकार की देहगुहा को क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। और इन जंतुओं को स्यूडोसिलोमेट कहते हैं। स्यूडो है ना, नकली या आभासी स्यूडोसिलोमेट, ये पाई जाती है एस्केलेमेंथिस नामक जीवों में पाई जाती है। ठीक है। और तीसरी है, जिन जंतुओं में देहगुहा पाई नहीं जाती तो उन्हें कहेंगे एसिलोमेट, और जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस। तो इस प्रकार हम देहगुहा के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत कर लेंगे। चौथा प्रश्न है हमारे पास कि अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन में आपको अंतर बताना है। तो अंतःकोशिकीय पाचन इधर लिखेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन इधर लिखेंगे। इसमें भोजन का पाचन कोशिका के अंदर होता है, जबकि इसमें कोशिका के बाहर आहार नाल की गुहा में होता है। पचित भोजन के अवशोषण की आवश्यकता नहीं होती, जबकि रक्त द्वारा पचित भोजन का अवशोषण बाह्य कोशिकीय पाचन में होता है। ठीक है। और तीसरा अंतर है, भोजन कोशिकीय गतियों को यानी साइक्लोसिस द्वारा सभी कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है, जबकि बाह्य के अंदर परिसंचरण तंत्र यानी रक्त की पाचित भोजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, कोशिकीय गतियां वो पहुंचाती है, जबकि इसमें क्या रक्त द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये अंतःकोशिकीय और बाह्य कोशिकीय पाचन में अंतर हो गया। अगला देखते हैं 5वां प्रश्न, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है। तो प्रत्यक्ष परिवर्धन वो होता है इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, जबकि अप्रत्यक्ष में नहीं पाई जाती। इसमें जीव के जन्म के समय आकार की वयस्क के समान होती है प्रत्यक्ष में, और जबकि अप्रत्यक्ष में लार्वा की आकार की वयस्क से अलग होती है। ठीक है। जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है वो क्या है कि जो वयस्क जीव है उससे थोड़ी सी अलग होती है, इसलिए इसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है। और जब लार्वा नहीं होगी तो वो क्या है, जब छोटा जीव है वो वयस्क के समान ही दिखेगा, तब उसे कहेंगे प्रत्यक्ष परिवर्धन। छठा प्रश्न देखते हैं,
परजीवी प्लेटी हेलमिंथीज के विशेष लक्षण बताइए। तो इसके अंदर टेगमेंट का मोटा स्तर पाया जाता है। इसके अलावा पोषक यानी होस्ट के शरीर में ऊतकों से चिपकने के लिए इसके अंदर चूसक और प्राय कंटक या अंकुश यानी स्पाइन और हुक्स पाए जाते हैं। चलन अंग इसमें नहीं पाए जाते। कुछ चपटेकर्मी खाद्य पदार्थ को परपोषी के से सीधे अपने शरीर की सतह द्वारा अवशोषित करते हैं, सतह से अवशोषित करते हैं। जनन तंत्र पूर्ण विकसित होता है और प्राय अवायवीय श्वसन इनके अंदर पाया जाता है। ये कुछ लक्षण थे, किनके थे? तो ये लक्षण थे प्लेटी हेलमिंथीज के, विशेष लक्षण थे, ठीक है ना, परजीवी प्लेटी हेलमिंथीज के। और 7वां प्रश्न है, आर्थ्रोपोडा प्राणी समूह का सबसे बड़ा वर्ग है, इस कथन के प्रमुख कारण बताइए। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है वो पृथ्वी पर 2/3 से अधिक पशु प्रजातियां इसमें पाई जाती है ना। 2/3 है ना, क्या हम किसी 2/3 है ना, 2/3 है, लगभग 66% जो एनिमल्स है वो क्या है, आर्थ्रोपोडा के। तो इसलिए बड़ा है। और इसके अलावा इसमें क्या क्या लक्षण है जो इसे बड़ा बनाते हैं? इसके जीवों में विभिन्न आवास के प्रति विशेष अनुकूलन होते हैं ना, अलग अलग जितने भी आवास है, जगह है ठंडी, जहाँ बर्फ ज़्यादा है, जहाँ महासागर है, हर तरह के इन्वायरमेंट में रहने के लिए एडेप्टेशन है, तो तथा ये सभी आवासों में पाए जाते हैं। और कुछ विशेष लक्षण है जो इन्हें बड़ा वर्ग बनाते हैं, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे? संयुक्त पैर जो जमीन पर अधिक गतिशीलता की अनुमति देते हैं इन्हें। काइटिन से बना कठोर बाह्यकंकाल होता है जो शरीर की इनकी रक्षा करता है। इसके अलावा कठोर एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोडा के शरीर से पानी की कमी को भी कम करता है, जिससे वे स्थलीय परिस्थितियों के लिए भी अनुकूलित हो जाते हैं। तो ये कुछ लक्षण थे। और ये सबसे बड़ा क्यों, 2/3 इसमें जंतु पाए जाते हैं। और इनके कुछ अनुकूलन इस प्रकार है, जो सभी जितने भी वातावरण है, अनुकूल आवास है, उसमें रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं। तो जितने ज़्यादा अनुकूलन होंगे उतनी ज़्यादा जीव अलग अलग वातावरण में रह पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? 4 ऑप्शन है, ए पोरिफेरा, बी टिनोफोरा, सी काइनोडर्मेटा या डी कोर्डेटा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी काइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न है, सभी कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट रज्जु की यानी कोर्डेट है, लेकिन सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं है। यानी कि सभी जो वर्टिब्रेट है वो तो कोर्डेट है, लेकिन सभी जो रज्जु की है ना, जो कि कोर्डेट है, वो क्या है, वर्टिब्रेट नहीं है। इस कथन की आपको व्याख्या करनी है, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो सभी कोर्डेट में पृष्ठ रज्जु यानी नोटोकॉर्ड पाई जाती है। कोर्डेट के अंतर्गत कोर्डेट आएगा, ठीक है ना। कोर्डेट के अंतर्गत यूरोकोर्डेट और सेफेलोकोर्डेट आता है। यूरोकोर्डेट, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में कई बार। सेफेलोकोर्डेट 2 होते हैं, दोनों को क्या कहते हैं, प्रोटोकोर्डेट कहते हैं। और इन दोनों को बोलकर बता रहा हूँ, अगर टाइपिंग में मिस्टेक भी है तो। सभी कोर्डेट में क्या है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और कोर्डेट के अंदर कौन आते हैं, यूरोकोर्डेट और सेफेलोकोर्डेट आते हैं। दोनों को क्या कहते हैं, प्रोटोकोर्डेट कहते हैं। और इन्हें किस में शामिल किया गया, वर्टिब्रेटा में। और कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट में पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड यानी बैकबोन में परिवर्तित हो जाती है। और यद्यपि प्रोटोकोर्डेट में वर्टिब्रेट कॉलम नहीं पाई जाती, अतः कशेरुकी रज्जु की भी है, परंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर समझाने जैसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये दिया कि कोर्डेट में क्या पाई जाती है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है। नोटोकॉर्ड सब में पाई जाएगी। और कोर्डेट के अंदर कौन आते हैं, यूरो और सेफेलोकोर्डेट। दोनों को क्या कहते हैं, प्रोटोकोर्डेट, यानी कि आदिम प्रकार के कोर्डेट जो पहले उत्पन्न हुए थे। और इन सबको किस में रखा दिया हमने, वर्टिब्रेटा में रखा। और कशेरुकी कौन है, कशेरुकी वो हो गए, वर्टिब्रेट वो हो गए जिनमें पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल बैकबोन में रूपांतरित हो जाती है। यद्यपि प्रोटोकोर्डेट में क्या वर्टिब्रेट कॉलम है, नहीं पाई जाती। अतः कशेरुकी वर्टिब्रेट रज्जु की कोर्डेट भी है, जबकि सभी कोर्डेट क्या है, रज्जु की नहीं है। सभी रज्जु की कोर्डेट कशेरुकी नहीं है। तो इसका आंसर हो गया। आप डिटेल में किताब में पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, और ज्यादा। 10वां प्रश्न है, मछलियों के वायुवास एयर ब्लैडर की उपस्थिति का क्या महत्व है? तो मछलियों में वायुवास एयर ब्लैडर उत्प्लावन में सहायक है। इनकी सहायता से मछलियां जल में तैरती है। वायुकोष इन्हें जल में डूबने से बचाते हैं। जिन मछलियों में वायुकोष नहीं होते उन्हें जल में डूबने से बचाने के लिए लगातार तैरना पड़ता है। तो ये क्या है कि कम तैरना पड़े और जल में डूबे नहीं, इसके लिए वायुवास एयर ब्लैडर काफी उपयोगी है। 11% है, पक्षियों में उड़ने के लिए क्या क्या रूपांतरण है? तो अग्रपाद है, फोरलिम्स है, वो रूपांतरित होकर पंख में बदल जाते हैं। अंतःकंकाल की हड्डियां हैं, वो क्या खोखली और वायुकोष युक्त होती है, जिससे शरीर हल्का रहता है। और इनका शरीर कैसा होता है, धारारेखीय होता है। तो ये कुछ अनुकूलन है जो क्या करते हैं, पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या अंडजनक और जरायुज द्वारा उत्पन्न अंडे या बच्चे संख्या में बराबर होते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? तो अंडजनक यानी ओविपेरस जंतु, ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं, ठीक है ना। तो अंडजनक जंतुओं में अंडे से बच्चा मादा शरीर के बाहर रहता बाह्य वातावरण में विकसित होता है। यानी जो ओविपेरस है वो अपना अंडा का देते हैं, बाह्य वातावरण में देते हैं। अतः बहुत से अंडों का नष्ट होने की संभावना रहती है ना, शत्रुओं से खतरा रहता है। इसलिए अंडे क्या अधिक संख्या में दिए जाते हैं, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन का अस्तित्व बना रहे। जबकि जरायुज में क्या होता है, जंतुओं में भ्रूण का विकास क्या है, मादा शरीर के अंदर होता है। अतः केवल एक या कुछ बच्चे ही उत्पन्न होते हैं,
ठीक है। तो ये इसका कारण था कि क्या है कि जो जरायुज विविपेरस है उनमें बच्चों की देखभाल भी अच्छी होती है, ठीक है, और शत्रुओं से उतना खतरा नहीं रहता जैसे मानव, तो उसमें 1 या 2 शिशु जन्म देते हैं बच्चों को, जबकि अंडपरजक में क्या है अन्य शत्रुओं से खतरा रहता है और वो बाह्य वातावरण में दिए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे क्या है अंडे नष्ट हो जाते हैं, इसलिए क्या है अंडजनक ज़्यादा अंडे देते हैं, जबकि जरायुज बच्चे 1 या 2 बच्चे ही होते हैं। तो ये इसका आंसर है। 13% निम्नलिखित में से शारीरिक खंडीभवन किस में पाया जाता है? तो 13वें का आंसर हो जाएगा सी, एनेलिडा में पाया जाता है। आगे बात करते हैं। 14वां इसमें मिलान करना था, तो डायरेक्ट मैं मिलान बता रहा हूँ। ए में दे रखा है प्रासद यानी ओपरकुलम, इसका हो जाएगा 8वां, ओस्टिकिथीज में ये होता है। और पार्श्वपाद पैरापोडिया ये 5वें, एनालिडे में मिलान होगा इसका। सल्ग स्केल्स ये रेप्टिलियम पाए जाते हैं। और कंकत पट्टिका यानी कॉम्पलेट या टिनोफोरम पाई जाती है। रेडुला ये मोलस्का में पाया जाता है, ठीक है। और बाल यानी हेयर्स ये मेमलिया के शरीर पर होते हैं। कीप कोशिका ये पाई जाती है पोरीफेरा में। और क्लोम छिद्र ये साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रिकथीज नामक मछलियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह था इनका मिलान 14% में। अब है 15%। मनुष्य में पाए जाने वाले कुछ परजीवियों के आपको नाम बताने। तो बाह्य और अंत परजीवी दो प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं। बाह्य परजीवी जैसे जूम हो गई, और अंत परजीवी हो गया लिवर फ्लूक हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया और एस्केरिस हो गया। तो ये हो गया 15% का उत्तर। इसी के साथ ये पार्ट के प्रश्न उत्तर कंप्लीट हुआ है। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना।